नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की पहचान यानी कि बड़ी झील की और साथ में उसके आसपास के पूरे भोज वेटलैंड एरिया की। दरअसल इस संदर्भ में हम लगातार देखें, पिछले एक दशक में कई दफा एनजीटी ने नोटिस दिए, यहां तक कि मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इसके बावजूद भी बार बार सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। भोपाल जिला कलेक्टर की तरफ से और नगर निगम की तरफ से लगातार निर्माण कार्य जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफें शुरू होती है इस झील की जान को यानी झील के पानी को जब शादियों का सीजन शुरू होता है, क्योंकि शादियों के सीजन के दौरान इस पूरी झील के वेटलैंड और कैचमेंट एरिया से लगे क्षेत्र में बने हुए मैरिज गार्डन में खूब आतिशबाजी होती है। और सिर्फ आतिशबाजी नहीं होती, बल्कि पता नहीं कौन कौन सी प्लास्टिक की सामग्री भी विसर्जित कर दी जाती है। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ, उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ में सचिन वर्मा जी हैं। सचिन वर्मा जी का स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में जितेंद्र मिश्रा जी हैं, जो वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के तो हैं ही हैं, साथ में आप दोनों ही इस विषय के विशेषज्ञ भी हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगी अंजलि सिंह जी, जो हमारी साथी रिपोर्टर है, जिन्होंने ग्राउंड से इस पूरी जमीनी हकीकत को दिखाया है। सबसे पहले एक बार फिर उस जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं अपने दोनों मेहमानों के साथ और चलते हैं सीधे अंजलि के पास। अंजलि, सबसे पहले तो तस्वीर दिखाइए कि किस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, किस तरह का एरिया है, किस तरह के निर्देश है और कितना पालन हो रहा है। एक बार थोड़ा जमीनी हकीकत से रूबरू कराइए हमारे मेहमानों को और दर्शकों को। अंजलि। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल की लाइफलाइन ये जो है बड़ा तालाब और इसके आसपास के जितनी भी एरिया है उसको अतिक्रमण किया गया। हालांकि इसको लेके पहले भी कई बार एनजीटी ने फटकार लगाई है। हाल ही में जो है कलेक्टर और कमिश्नर को भी इसको लेकर फटकार पड़ी थी, क्योंकि ऐसा कहा गया था जब सुनवाई हुई उस दौरान ये कहा गया कि 38 लोगों को जो है नोटिस दिया गया। लेकिन पीठ का कहना ये था कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है, ये सिर्फ एक औपचारिकता ही निभाई गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे कई मैरिज गार्डन भी बने हुए हैं, कई अवैध अतिक्रमण भी जो है, क्योंकि ये पूरा वेटलैंड का एरिया है और यहाँ पर जो है ये पूरा जो बड़े तालाब की जमीन है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जो है अतिक्रमण किया गया, अवैध निर्माण किया गया। बावजूद ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर नोटिस दिया गया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया गया है। शादी का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। यही एरिया नहीं, और भी जो पूरा क्षेत्र है जहां पे बड़ा तालाब है वहां पर और भी ऐसे अवैध अतिक्रमण किए गए। लेकिन इसको लेके एनजीटी ने कई बार रुख अपनाया है, कई बार जो है फटकार लगाई है। लेकिन एक बार फिर से जब इस मामले में सुनवाई हुई तो इस बार एनजीटी ने 2 हफ्ते में जो है रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में जो है निगम के कमिश्नर हैं उनको भी फटकार लगाई है। हालांकि जो याचिकाकर्ता थे या जिन्होंने ये दलीलें दी कि लोगों को जो है नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस पर भी जो है उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है एक प्रकार से औपचारिकता निभाई गई है। क्योंकि इस मामले में बहुत लंबे समय से एनजीटी जो है पर्यावरण संरक्षित करने को लेकर है या फिर वेटलैंड बचाने को लेकर तमाम प्रयास हमेशा करता रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ऐसा अवैध निर्माण आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जो अवैध निर्माण अतिक्रमण जो हो चुके हैं उसको हटाने के लिए जो है निगम कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो हालांकि इसको लेकर अब 17 दिसंबर को फिर से सुनवाई होने वाली है। इससे पहले जो है 2 हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट मांगी होगी, उसमें देखना होगा कि आखिर कितना निगम इसको लेकर सजग है। जी बिल्कुल, कितना निगम सजग है, कितना जिला प्रशासन सजग है, ये बात इसलिए सवाल उठता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस बार बार हुए हैं, बार बार अगर हम देखें तो संज्ञान लिया गया है, लेकिन इस पर जिस तरह की कार्रवाई और जिस तरह के स्टेप्स होने चाहिए वो कभी भी नहीं हुए। सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी, सबसे पहले तो ये जो स्थिति परिस्थिति है, ये पूरे की पूरे पारिस्थितिक तंत्र को ही प्रभावित करती है। हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पानी, झील, तालाब, नदियां सब होती है। इस बात को बार बार समझाया जाता है, लेकिन भोपाल की झील की बात करें तो ये भोपाल वासियों की जान और भोपाल की पहचान है। लेकिन जिस अंजाम पर ये लगातार पहुंच रही है उसको लेके कहीं ना कहीं हम देखें, ना तो सरकार सजग है, ना जिला प्रशासन और ना ही नगर निगम। सचिन जी। हाँ, देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो झील है, इसको रामसर साइट के रूप में और एक वेटलैंड के रूप में परिभाषित किया गया है। और
ये एक वेटलैंड साइट है जिसमें बड़ी झील के साथ में जो छोटी झील है वो भी इसमें शामिल है। और इसकी अगर आप अगर इसको सेटेलाइट से देखते हैं तो ये एक छिपकली की तरह जो है आकृति जो है वो दिखाई देती है, जो पूरी झील का एरिया है। और करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया जो है, जिसमें जो पानी फैला हुआ है, पानी का फैलाव का जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसी झील के ऊपर जो अतिक्रमण की जो बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासन के लोग और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि इस मुकदमे को जो है मैं सरकार के वकील के रूप में हैंडल कर चुका हूं। और इसमें पूर्व में भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने ये स्थिति स्पष्ट की थी कि ये जो है वेटलैंड 2010 के नियमों के तहत वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। और इसके संबंध में जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी थी उसने भी इसका डिफरेंशियल जियो मैपिंग से इसका सीमांकन कराया है। और उस सीमांकन की रिपोर्ट भी जो है वो एनजीटी में पूर्व में सबमिट पेश की गई है। अब यही जो एक कंफ्यूजन की जो स्थिति बनी हुई है, इस तरह से क्या होता है कि कई बार पिटिशनर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है स्पॉन्सर्ड पिटिशंस होती हैं, और वो किसी ना किसी स्पॉन्सर जो होता है उसका कोई हित इन पिटिशन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो एक दिग्भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है कि इसको वेटलैंड को फिर से सीमांकित किया जाए, ये गलत है। ये इसका सीमांकन पूर्व में हो चुका है, उसकी डिफरेंशियल जियो मैपिंग के रिकॉर्ड्स जो हैं वो एनजीटी में पूर्व के मुकदमों में सबमिट किए हुए हैं। और उसका जो परिशीलन करने के बाद में ही पूर्व में भी आदेश हुए थे। और पूर्व में भी अगर आपको ज्ञात हो तो पूर्व में भी जो है मोनोलिथ पिलर्स जो थे वो लगाए गए थे, और सीमा का सीमांकन जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है, और इसके रिकॉर्ड्स भी जो है वो नगर निगम के पास सचिन में जी, एक उपलब्ध है। बात मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा अध्ययन है, आपने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अदालती कार्रवाई का आप हिस्सा रहे हैं। मैं बस ये समझना चाहता हूं, वेटलैंड डिक्लेयर होने के बाद में हम उसके सीमांकन की बात को थोड़ा सा इधर रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा तकनीकी पक्ष हो जाएगा। जितना हमने समझने की कोशिश की, हमारी कई दफा इस मामले में नगर निगम कमिश्नर से बात हुई, कलेक्टर से बात हुई, ये कंफ्यूजन क्या आ रहा है, क्योंकि वो तो खुद भी ये कई बार मानते हैं ओरली कि हाँ बिल्कुल अतिक्रमण हो रहा है, जो दिखता है वो भी दिखता है। वेटलैंड एरिया की सामान्य परिभाषा जो हम समझते हैं कि जहां तक के उसकी पानी की नमी जाती है झील के, उस पानी की नमी के हिस्से को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन जमीन पर जब अंजलि सिंह गई, जमीन पे हमारी टीम गई, उन्होंने देखा कि वो पूरा हिस्सा वेटलैंड एरिया पूरा बड़ी झील और छोटी झील को मिलाकर जो है तय किया गया, उसको डिफाइन किया गया। लेकिन बड़ी झील के आसपास का वो पूरा हिस्सा जहां तक उसका पानी पहुंचता है वहां तक कंस्ट्रक्शन है। तो ये दोनों चीजों में क्या अंतर है? क्या आप मानते हैं कि बिल्कुल अतिक्रमण नहीं है, ये माना जाए? सचिन जी, फिर मैं जितेंद्र जी के पास आता हूं। सचिन जी। नहीं, आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास में एक एक बड़े बर्तन में पानी है, और उस पानी में अगर आप कुछ सॉलिड चीजें अंदर डाल देंगे तो वही पानी जो है उस बर्तन से बाहर बहना शुरू कर देगा। तो जो आपको जो एफटीएल है, जो वो एफटीएल जो है वो परिभाषित है। और जो वेटलैंड भी जब बनाया गया था तो उसका एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट जो था वो रामसर कन्वेंशन के लिए उसको ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाया गया था। उसके खसरों में उसके संबंध में एंट्रीज हैं, और वो परिभाषित है कि कहाँ तक ये लैंड है। लेकिन अगर उसमें ही अगर झील में अगर भराव होगा, झील के जो नमी वाला एरिया जिसको आप बता रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह का कोई अतिक्रमण होगा तो पानी जो है वो दूसरी तरफ से बहेगा, और उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो पहले से ये जो डिमार्केटेड लैंड है उसको संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। और उसके संबंध में, उसके खसरों में, उसके लैंड रिकॉर्ड्स में उसका जो है उसके संबंध में एंडोर्समेंट होना आवश्यक है। और ये सारी जो कार्रवाई होती है इसको पब्लिक डोमेन में डालकर भी लोगों को भी उसके संबंध में बताना और उसको जागरूक करने की प्रॉपर जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन होना ये आवश्यक है। बिल्कुल। देखिए सचिन जी, आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जितेंद्र जी के पास में चलता हूं।
जितेंद्र जी, ओवरऑल देखें तो बिल्कुल साफ तौर पे ये स्वीकृति है कि जिस तरह के हालात बने हैं उसमें पूरी तरह से लापरवाही हो रही है। सिर्फ इस बात को लेकर लापरवाही नहीं हो रही कि इसका सीमांकन होना चाहिए या दोबारा नहीं होना चाहिए, उससे महत्वपूर्ण विषय ये कि ऑलरेडी वहां पर अतिक्रमण हो चुका है और उस अतिक्रमण के कारण क्षेत्र जो है वो और ऊपर जाते जा रहा है, मतलब पानी जो है वो और ऊपर जा रहा है। यानी कि झील का जो क्षेत्र है, आप उसको वेटलैंड एरिया कह लीजिए, साइट कह लीजिए, कैचमेंट एरिया कह लीजिए, वहां पर तो अतिक्रमण है, ये सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। जितेंद्र जी, देखिए अनुराग जी, ये जो छिपकली के आकार की झील बताई अभी वर्मा जी ने, इसको मगरमच्छ छोटा करते जा रहे हैं। उन मगरमच्छों पर कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती। ये सरकार जो है ये नौकरशाहों के दबाव में है। आप ये देखिए कि एनजीटी के लगातार नोटिस, हाई कोर्ट की लगातार फटकार के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। कागजों पर नोटिस जारी होते हैं, कागजों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई दिखाई जाती है, लेकिन चूंकि कब्जे रसूखदारों के हैं, कब्जे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के हैं, इसलिए सरकार को भी घबराहट हो रही है और प्रशासन को भी घबराहट हो रही है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे लगता है वर्मा जी को भी हिचक नहीं होगी कि जो मैं कह रहा हूं उसमें बात में हकीकत है, उस बात में दम है। आप ये देखिए कि चाहे इकबाल सिंह बैस का फार्म हाउस हो, चाहे दूसरे बड़े नेताओं के फार्म हाउस हो, वहां पर एनजीटी का एरिया घटाया गया है। इस बात को सचिन जी ने अगर केस लड़ा है तो ये बात उनके संज्ञान में आई होगी कि जो एनजीटी का 50 मीटर का जो भी एरिया है वो एक गांव में जाकर के कम क्यों हो गया। सवाल तो ये उठता है क्यों, क्योंकि उस कैचमेंट में उस बाउंड्री से लगे हुए फार्म हाउस रसूखदार लोगों के, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, तो कार्रवाई करने की हिम्मत कौन कर पाएगा, मुझे ये बताइए आप। सारी की सारी कार्रवाई ये कागजों पर कर रहे हैं। आप मौके पर जैसे अंजलि गई, इसने देखा कौन सा कंस्ट्रक्शन टूटा हुआ दिखे, कौन से कंस्ट्रक्शन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई दिखी, कहीं कुछ नहीं है। और इस झील को छोटा करने का प्रयास सरकार 22-23 सालों से लगातार कहती रही कि हम इसकी सफाई करेंगे, हम इस कैचमेंट में जो घुस गए उनको तोड़ेंगे, इसकी लाइन डिफाइन ऑलरेडी हो चुकी है, उसके अंदर अगर कहीं सीमा में कटौती की जाती तो आप किसको दोष देंगे। एक गांव ऐसा है जहां पर एनजीटी की सीमा के अंदर परमिशन दी गई है। एनजीटी के नक्शे को उठाकर देख लीजिए, उस गांव में आप ये देखेंगे कि एनजीटी की सीमा छोटी कर दी गई। तो ये क्या मजाक हो रहा है अनुराग जी। ये इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि रसूखदारों के कब्जे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़े लोगों के कब्जे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है वो खुद इंक्रोचमेंट करके बैठे, तो किसकी हिम्मत पड़ेगी। स्थानीय प्रशासन नहीं कर सकता उसमें कुछ, नगर निगम कुछ नहीं कर सकता, और मुझे लगता है सरकार की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उन रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। जितेंद्र जी, एक बार फिर वापस अंजलि जी के पास चलते हैं। अंजलि, चूंकि जितेंद्र जी का कहना यह है कि जो आसपास का कंस्ट्रक्शन है, अंजलि हम पहले भी यहां जा चुके हैं, हमारे साथ में जिस समय महापौर और नगर निगम अध्यक्ष दोनों बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम की बैठी थी, तीनों ने बड़े जोर शोर से कहा था कि कार्रवाई आपको एक सप्ताह में दिखने लगेगी। लगभग 6-8, ये हम आपको बता दें कि 8 से 9 महीने पहले की बात है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? जितेंद्र जी ने भी पूछा कि कहीं कुछ कार्रवाई ऐसा कुछ दिख रहा है कि कहीं पर कुछ बदलाव हुआ या फिर कहीं नियंत्रण करने की कोशिश की गई इस पूरे अतिक्रमण को, कुछ ऐसा दिख रहा हो तो दिखाइए, या वास्तविक स्थिति में जस की तस हालात हैं। अंजलि, देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया, हम उस जगह पर ही मौजूद हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, लेकिन ये सारी जो कार्रवाई है वो कागजी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मकान हैं या फिर घर बने हुए हैं, मैरिज गार्डन बने हुए हैं, वो जस के तस बने हुए हैं। अतिक्रमण की जो है कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जब हम देखते हैं नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, ज्यादातर देखी जाती है कि छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं या फिर छोटा मोटा जो कच्चा कंस्ट्रक्शन होता है उसको तोड़ा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो मैरिज गार्डन तने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनको तोड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नगर निगम या फिर जिला प्रशासन की बात करें, वो ये दावा करता है कि जल्द ही जो है जिस प्रकार जो वेटलैंड है उसको खाली कराया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई जो कराई जाएगी। नगर निगम तमाम दावे करती है कि जितना भी अतिक्रमण हुआ है उसको लेके जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन
शहर में अलग अलग जगह हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से जो लाइफलाइन है राजधानी भोपाल की, जो वेटलैंड एरिया है, यहाँ के अतिक्रमण पे नगर निगम का बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसे अतिक्रमण की कोई भी कार्रवाई नहीं दिख रही। जिस प्रकार से तोड़फोड़ की कार्रवाई की अगर हम बात करें, वो भी नहीं देखने को मिल रही। जिस प्रकार से सालों हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर घर, जो बिल्डिंगें बनी हुई है, वो जस की तस बनी हुई है। तो जीतन जी ने जिस प्रकार से कहा कि नगर निगम की जो कार्रवाई होती है वो कागजी ही होती है, हकीकत में भी जमीनी स्तर पे भी वही चीजें देखने को मिलती हैं कि जो कार्रवाई है सिर्फ कहा जाता है, दावे किए जाते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब इस मामले में सुनवाई हुई, इस मामले में जब कहा गया तो यही कहा जाता है कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट दी जाए। रिपोर्ट आने के बाद भी लेकिन अभी तक ये हिम्मत नहीं हो पाई है कि इसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए या तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए। जस की तस चीजें बनी हुई हैं, आदेश आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्रवाई जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती है। जी अंजलि, एक बार सचिन जी के पास चलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, एक एक्सपर्ट भी हैं इस पूरे विषय के, और उन्होंने इस विषय को बहुत अलग अलग तरीके से हैंडल किया और उन्होंने बहुत सारी चीजों को माना भी है कि कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन को। सचिन जी, बहुत सारी चीजें मार्क की गई थी कि ये जो है वो अतिक्रमण है। क्या आपके पास में ऐसा कोई अपडेट है जो हमारी भी जानकारी में आए बेहतर तरीके से, कि बार बार ये लोग कौन सा रास्ता निकाल लेते हैं कि इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, और किस तरीके से जो है दोनों बॉडीज को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि सीमांकन तो बहाना मिल जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी मार्क्ड है कि ये अतिक्रमण है, इसको बार बार माना गया, वहां पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। सचिन जी। देखिए, जब रामसर कन्वेंशन हुआ था तो उस रामसर कन्वेंशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेटलैंड की परिभाषा जो दी हुई थी, उस परिभाषा के अंतर्गत जो है भोज वेटलैंड, जो हमारी बड़ी झील है, उस बड़ी झील और छोटी झील है, ये उस परिभाषा को क्वालिफाई करते थे। और ये इसलिए जो है रामसर कन्वेंशन में हमने 19/8/2002 को इस साइट को प्रपोज किया कि ये वेटलैंड बना दी जाए, और उसको बाद में रामसर कन्वेंशन में एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस परिभाषा के अंतर्गत जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें हम क्वालिफाई कर रहे थे। अब 2010 के जो वेटलैंड रूल्स हैं, उस 2010 के वेटलैंड रूल्स की परिभाषा में भी ये हमारा जो है भुज वेटलैंड जो है वो उस परिभाषा के अंतर्गत क्वालिफाई करता था कि एक ये जो है वेटलैंड रहेगा। अब इसकी 2017 के जो नियम आए हैं उसमें परिभाषा में मूलभूत परिवर्तन कर दिया गया है। अब ऐसा कोई भी मैन मेड, जो मानव निर्मित कोई भी ऐसी कोई वाटर बॉडी है, वो जिससे पानी, पीने का पानी सप्लाई होता हो, वो जो है वेटलैंड की परिभाषा में नहीं आती है। तो अब कुछ लोग जो हैं, जिसमें कई एक्टिविस्ट भी जो हैं, वो जो है जो अतिक्रमणकारी हैं उनके साथी बन गए हैं, और उन्होंने नई पिटीशंस लगा दी है जिसमें वो ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है जिस तरह से नोटिफाई किया गया था वेटलैंड को, उसको फिर से सीमांकित करना जरूरी है, और उसका एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाकर और फिर जो है वेटलैंड की कैटेगरी में लाने के लिए फिर से सरकार को हमें प्रपोजल देना पड़ेगा, और उसके बाद में इसको फिर से वेटलैंड बनाया जाएगा। और ये एक इस षड्यंत्र का ही शिकार जो हुआ है भोपाल शहर हुआ है, कि भोपाल को जो है वेटलैंड सिटी की कैटेगरी इस कारण नहीं मिल पाई, और जिसका रीजन यही था कि भोज वेटलैंड का सीमांकन का कार्यक्रम जो है वो फिर से शुरू कर दिया गया। तो इसमें कई तरह के लोग जो हैं, जिसमें एक्टिविस्ट भी हैं और कई लोग भी हैं। अब जितेंद्र जी को मैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी जानता हूं, तो आप इसको राजनीतिकरण इस मुद्दे का ना करें। मैं नाम बताने लग जाऊंगा तो अभी आप जितेंद्र जी, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपके सारे पार्षद जो है इसमें जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह के इंक्रोचमेंट को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस तरह की फर्जी पिटीशंस लगवा दी है, जो ऑलरेडी जो चीज सीमांकित है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो वेटलैंड जिसका डिफरेंशियल जियो मैपिंग से मैप बना हुआ है, जिसमें यह भी मालूम है कि कौन से अतिक्रमण उस वेटलैंड की कैटेगरी में और वेटलैंड की क्षेत्र को घेरे हुए हैं।
ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। और बट लेकिन फिर से एक पिटीशन लगती है, उसमें कोर्ट को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है कि 2017 के नियमों के अंतर्गत इसका फिर से सीमांकन किया जाए, और सीमांकन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये जो सचिन जी, कुछ कुछ नाम आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन लोग हैं ये जो दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, आरटीआई एक्टिविस्ट हों, एनवायरमेंटलिस्ट हों, किसी का भी नाम, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। लोगों को प्यार है भोपाल की झील से, तो लोगों को पता भी होना चाहिए कि ये जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, ये साजिशकर्ता कौन है। अगर आप नाम ले सके, अगर हो तकनीकी रूप से उसमें कोई दिक्कत ना हो तो सचिन जी। इसमें जितेंद्र जी काफी लोग हैं, इसमें कोई एक व्यक्ति को हम दोषी नहीं बना सकते हैं। इसमें हर तरह के लोग हैं, और जो है एक कहीं ना कहीं उनके दबाव में ये सब काम हो रहे हैं, और कुछ अधिकारी जो है इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने इसके संबंध में जो है, मैं आप आज आपके चैनल पे भी ये बोलना चाहूंगा कि मैंने इसके संबंध में आपत्ति जो है 2-3 बार जो है प्रॉपर फोरम पर, इवन जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आए थे एमओईएफ के, उनके सामने भी इस आपत्ति को दर्ज कराया है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, अगर एनवायरमेंट जो है उसकी खुद की कोई जुबान नहीं होती है, उसका खुद का कोई से नहीं होता है, तो उस एनवायरमेंट के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा एक भोपाल के जिम्मेदार नागरिक के नाते। और इस बिल्कुल निश्चित रूप से सचिन जी, भोपाल के हर व्यक्ति को इसके लिए खड़ा होना होगा। जिस तरह की चीजें, जिस तरह का दबाव है जितेंद्र जी, एक तो ये कि इसमें निश्चित रूप से हम इसको कहीं भी पॉलिटिकल इशू नहीं बना रहे, लेकिन मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी साफ तौर पे दिखती है। क्योंकि जनता जागरूक हो सकती है, जनता एक मूवमेंट बना सकती है, जनता प्रोटेस्ट कर सकती है, लेकिन आखिरकार एजेंसीज जो हैं उनको ही कदम उठाना पड़ेगा। इच्छा शक्ति की कितनी कमी नजर आती है जितेंद्र जी? नहीं, देखिए, जैसे अभी सचिन जी ने कहा कि दबाव में है और अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो अगर एक सरकार ये कहे कि हम दबाव में है, तो आप उसकी कितनी कमजोर सरकार है, इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा। 20 यहाँ आधी रात में फैसला होता है, सुबह बुलडोजर चल जाता है, लेकिन चूंकि अधिकारी जो कार्रवाई करने वाले हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें, इंक्रोचमेंट में, सरकार से जुड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उस इंक्रोचमेंट में। और हम तो ये तक कहते कि आज हम एक स्वस्थ बहस करने बैठे, इसमें मैं आपके आग्रह करता हूं कि कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग अगर इंक्रोचमेंट करे बैठे, उनके नाम उजागर कीजिए और एक रात की नोटिस देकर दूसरे तोड़ दीजिएगा। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं। लेकिन अगर सरकार में बैठ के आपको यह कहना पड़े कि हम दबाव में हैं और अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो ये उजागर करना पड़ेगा किसका दबाव है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। अनुराग जी, एक चीज और देखिए, एनजीटी की जो सीमा निर्धारित है, जिसमें 50 मीटर 100 मीटर जो भी सीमा निर्धारित है, आप झील का नक्शा उठा के देख लीजिए, एनजीटी का प्लान उठा के देख लीजिए, उसमें एक गांव जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार जुड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफसर, जिसमें फार्म हाउस काट रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े फार्म हाउस बना के बैठे, वहां एनजीटी की सीमा कम कर दी जाती। अब इस पर किसका दबाव हुआ? ये तो सरकार में बैठे लोगों की करामात है। ये जादूगरी जो दिखा रहे हैं कि सारे शहर के आसपास जो तालाब है उसकी सीमांकन अलग है, उसमें एनजीटी का कोई अलग निर्धारण है, लेकिन जो उनकी कॉलोनी आती है तो उस गांव में एनजीटी की सीमा कम कर दी जाती है ताकि उनका इंक्रोचमेंट वैलिड किया जा सके, वैध साबित किया जा सके। यह कोई पब्लिक का काम नहीं है, ये कोई विपक्ष का काम नहीं है, ये तो सरकार में बैठे लोगों की काम है और उनकी ये कारीगरी है जिसके माध्यम से अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे जो सरकार दबाव में होती है, तो अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स का दबाव, ब्यूरोक्रेट से ऊपर बैठे मंत्रियों का दबाव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों का दबाव है। 20 साल से आप यही कह रहे हैं कि वेटलैंड का पुनर्सीमांकन करेंगे, पुरानी सीमाओं को लेंगे, कहीं आप नई गाइडलाइन जारी करते हैं। देखिए, एक निर्णय लेना पड़ेगा। अगर भोपाल झील को बचाना है तो भोपाल की पहचान भोपाल झील है। अगर ये धीरे धीरे कम होती गई, धीरे धीरे सिकुड़ती गई, तो आप ये मान के चलेंगे भोपाल इस पहचान को भी खो देगा। निश्चित रूप से हमको इस पहचान को ही नहीं खोना है। लेकिन अच्छी बात यह है, बेहतर बात यह है कि चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के लोगों का नाम है तो वो उजागर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो भी ये कह रहे हैं कि अधिकारी और कहीं ना कहीं मिलीभगत लोगों की है। दोनों इस बात को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि दोनों इस शहर को और इस झील को प्यार करते हैं। लेकिन इस प्यार को आम जनता को भी
उस प्यार को एक आंदोलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हालात ये है कि दबाव रसूखदारों का है। इसमें ये कोई दो राय नहीं कि वो किसी एक पार्टी के हैं, हर पार्टी के हैं और अफसर भी हैं। और यही कारण है कि साफ तौर पे दिखने वाला अतिक्रमण भी हटाया नहीं जा पा रहा। और निश्चित रूप से जिस दिन ये जनता का आंदोलन बन जाएगा, आम लोग इसके लिए जागरूक हो जाएंगे, तो कार्रवाई का दबाव इन अफसरों के और रसूखदारों के दबाव से ज्यादा बड़ा होगा और कार्रवाई जरूर होगी। इसी उम्मीद के साथ में समय का अभाव है, हम अपने मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ में सचिन वर्मा जी जुड़े, आपका धन्यवाद सर। जितेंद्र मिश्रा जी, आपका धन्यवाद। और हमारी साथी अंजलि, जिन्होंने जमीन से उस हकीकत को दिखाया, आप तीनों का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।